चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर से मैं हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और एनसीईआरटी के जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैंने अंडरलाइन करके आपके लिए एक जगह पर लेके आ गई हूँ। अब सबसे पहले आपको ये करना है कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर। हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप लोग एक बार पढ़ भी चुके थे। ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि ताकि आप लोगों का जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। ये आपको ग्लोब दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्ट है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ का जो है वो एकदम से गोल ना होकर ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इस तरह से जियोइड इसको बोलते हैं। इसके आगे है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये जो झुकी हुई अवस्था होती है इस तरह से टिल्ट होती है, जो ये इसको बोलते हैं एक्सिस। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं, जैसे इस तरह से ये। तो यहाँ से जो सुई होकर गुजर रही है ये वाली, यहाँ पर ये वाला एरिया होगा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर भली भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ये पश्चिम है। अगर हम यहाँ पर बीच में एक लाइन डाल दें तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। तो कैसे घूमती है पृथ्वी? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। आप इसका शॉर्ट फॉर्म पप्पू याद कर सकते हो, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आगे बढ़ेंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को जो है वो दो बराबर भागों में बांटती है और उसे कहते हैं विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको फिगर से बता देती हूँ। जैसे ये पृथ्वी का आकार है, ये ठीक है। अब इसमें इस तरह से एक लाइन यहाँ गई और एक लाइन यहाँ गई। ये तो एक्सिस है, इसमें ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ दक्षिणी ध्रुव और ये होता है सॉरी, ये उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर ये जो बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। ये भी हमारे जो ग्लोब है उसको दो भागों में विभाजित करती है। अब ऊपर के जो भाग है ये वाला पूरा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा आधा भाग। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों यानी अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे आपको ये विषुवत वृत्त दिखाई दे रहा है, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर है, इसके ऊपर ये जो लाइंस जा रही हैं ये समानांतर लाइंस हैं, ये ध्रुवों तक जाती हैं और ये इनकी दूरी, बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, ये दक्षिण और उत्तर दोनों ध्रुवों में इनके बीच की दूरी समान होती है। ये जो विषुवत है व्रत, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर व्रत की चौथाई है, अतः इनका माप जो है वो 360 का 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और तथा विषुवत व्रत के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जा सकता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विषुवत व्रत है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये है जो लाइन वो उत्तरी अक्षांश की है और जो ये वाली लाइन है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा जिसको बोलते हैं ये दक्षिणी अक्षांश है। सेम दूरी है दोनों के बीच की। जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। बिल्कुल होगा, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा है कि जैसे जैसे हम विषुवत व्रत यानी ये हमारा विषुवत व्रत है, इससे हम ऊपर की तरफ ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहले इतना आकार था अक्षांश का, फिर इतना आकार, फिर ये और फिर ये आकार जो है वो घटता जा रहा है। कुछ जो महत्वपूर्ण और या अक्षांश या समानांतर रेखाएं हैं उनको ये नाम हमें याद करने होते हैं। जैसे 0 डिग्री है विषुवत व्रत, उसके ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। और जो उत्तरी ध्रुव है वो है 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव है आपका वो भी 90 डिग्री में दक्षिणी अक्षांश में। आगे बढ़ेंगे।
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव व्रत है। अब हम पृथ्वी पर जो ताप कटिबंध पाए जाते हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बताऊं तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक लाइन ये गई और एक लाइन आई यहाँ पे, ये इस तरह से ये हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे ही ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। तो सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज ईस्ट से निकलता है। तो अब जब सूरज की जो किरणें हैं इस एरिया में सीधी जा रही हैं, सीधी पड़ रही हैं और बाकी के एरियाओं में क्या है वो तिरछी होती हुई निकल रही हैं और कहीं कहीं तो पड़ भी नहीं रही हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो जिस एरिया में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, वहाँ ताप ज़्यादा मिलता है और जिनमें तिरछी होती हैं वहाँ पर क्या होता है, ताप जो है वो कम होता है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी है और ऐसा ही आपका उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो उसी के हिसाब से ताप जो कटिबंध है वो निर्धारित होते हैं। यहाँ पर 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। तो अब इसमें सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे ज्यादा पड़ रही हैं इस पोर्शन में, इसीलिए ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। ध्यान से समझिएगा आप लोग। कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के जो है वो ऊपर नहीं पड़ता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मीडियम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन सा वाला है ये? आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध व्रत, ठीक है, ये वाला ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है। उसके बाद ये 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच हो गया हमारा, यानी कर्क रेखा के ऊपर और जो हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत है उसके नीचे, ये हो गया हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और फिर उसके बाद ध्रुवों पर जो है वो सूर्य की किरणें तिरछी एकदम से निकल जाती हैं, वहां पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है, इसीलिए वहां पर 6 महीने तक मतलब ये बर्फ जो है वो बर्फ ही बर्फ जमी रहती है और सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फिगर से बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये है शीत कटिबंध, शीतोष्ण और उष्ण। ऊपर की तरफ जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठंड का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि भारत से कौन सी लाइन होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर की रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। अभी तक हम जो है वो वर्णन कर रहे थे पृथ्वी पर पाई जाने वाली इस तरह की अक्षांश रेखाओं की। अब हम जानेंगे कि देशांतर रेखाएं जो ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आती हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर स्थित है। तो अब आप ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धव्रत है जो इनकी बात हो रही है देशांतरों की। ये अर्धव्रत हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये बिल्कुल सही है। जैसे अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान थी, वैसे ही इन देशांतरों में जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं इनकी बीच की दूरी जो है वो घटती जाती है। कैसे? ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी ज्यादा है और यहाँ पर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं ये बीच की दूरी जो है वो
कम होती जा रही है। हाँ, यहाँ पर बढ़ती जाएगी और फिर एक एरिया के बाद आके दोबारा से कम होती जाती है। ये अर्धव्रत हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप 0 डिग्री यानी शून्य। यहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश या समानांतर रेखाओं में भिन्न भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां से ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को ही प्रमुख यमोत्तर बोलते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से हम 180 डिग्री या पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। तो इस तरह से जो मेन हमारी देशांतर लाइन है वो कहाँ से, उसका निर्णय कहा किया गया कि जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है ग्रीनविच में, जो लेबोरेटरी है, वहां से गुजरने वाली जो यामोत्तर रेखा है उसे प्रमुख यामोत्तर माना गया। आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, बार बार इसको रिवाइज करिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड का आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये बाकी सारी कंट्रीज हैं, कहाँ पर कितने टाइम जोन है ये भी बताया गया है। हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो रशिया में है, 11 टाइम जोन्स वहां पर हैं। तो आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए और इसका स्टडी कीजिए। देशांतर और समय के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है वो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में लोग जब घड़ियां नहीं होती तो तब भी वो समय का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा लेते थे, और उनके समय के अंदाजा लगाने का मुख्य कारण था आकाश में ग्रहों और तारों की स्थितियां। जैसे ध्रुव तारे की मदद से वो लोग दिशाओं का ज्ञान रखते थे और समय का भी, और साथ ही सूर्य की स्थिति, के सूर्य आकाश में किस एंगल पर है और हमारी परछाई किस तरफ बन रही है, उससे वो समय का भी पता लगा लेते थे। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए है, आप लोग करके भी देख सकते हैं इसको, कि जो दोपहर में है सबसे छोटी, क्योंकि इंसान ये खड़ा है और जब हम सूरज हमारे एकदम पीक पर होगा, सर के ऊपर होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी परछाई इतने में ही बनेगी। और अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और सूरज की रोशनी यहाँ से हमारे दाईं ओर या बाईं ओर से आ रही है, तो हमारी परछाई यहाँ पर या यहाँ पर हमसे लंबी बनेगी। आप इसका प्रैक्टिकल खुद को धूप में खड़ा ना करने की बजाय आप एक ऑब्जेक्ट पर एक प्रकाश डाल के भी देख सकते हैं। सपोज दैट आपने एक बॉल ली और बॉल के ऊपर से टॉर्च जब आपने फोकस करी तो उसकी परछाई जो है वो उसी के नीचे बन जाएगी, और जब आप टॉर्च के प्रकाश को दाएं या बाईं तरफ से डालेंगे तो आप देखेंगे जो उसका प्रतिबिंब है वो यहाँ पर या यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सुन के, और आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ग्रीनविच में पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब एक स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ी देर का गैप हो गया। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम सूर्य की से बनने वाली परछाई की मदद से हम समय का ज्ञान ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो
पोर्शन है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पोर्शन में से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, सपोज दैट ये ग्रीनविच लाइन है, इसके पूर्व में यानी ईस्ट की तरफ पे जो भी कंट्रीज हैं उनका समय जो है वो ग्रीनविच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा। अब समय के अंतर की गणना कैसे करेंगे, तो जैसे पृथ्वी जो है वो 24 घंटे पर 360 डिग्री घूम जाती है, सही बात है कि 24 घंटे में यानी एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा करती है। अब एक चक्कर जो है वो वृत्त का है, तो इसका मतलब 360 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री। अब 24 घंटे में घूम रहा है 360। इसको मैथमेटिकल हम एक एक नियम की सहायता से हम इसको लगाएंगे कि 24 घंटे में घूम रहा है 360 डिग्री, तो एक घंटे में बराबर 360/24, तो आ गया आपका 15 डिग्री। एवं 4 मिनट में 1 डिग्री। अब 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में घूम रहा है 15 डिग्री, तो 1 मिनट में घूमेगा 15/60। 15/60 यानी कितना हो गया, 1/4 डिग्री। तो 1 मिनट का निकल आया, तो 1 डिग्री घूमने में वो कितना लगेगा, 4 मिनट का समय। तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो अगर दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जो है वो ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय या उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। जो अलग अलग यामोत्तर पर या अक्षांशों पर स्थित जो स्थान है उनका स्थानीय मान में जो क्या है वो अंतर पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा। भारत में गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़, यानी गुजरात का द्वारिका जो है वो पश्चिम का एरिया हो गया हमारा, और असम का डिब्रूगढ़ हो गया एकदम से नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो और उन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो है 1 घंटा 45 मिनट का, यानी यहाँ पर 1 घंटा, नॉर्थ ईस्ट में 1 घंटा 45 मिनट ही सूर्योदय हो जाता है, जबकि 1 घंटे 45 मिनट के बाद द्वारिका में होता है। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय बनाया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। हम यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहा जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और खूब अच्छे से रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि वीडियो को, और साथ ही वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि व्हाट is your experience regarding this video. Okay then, bye bye बच्चों।